Hello students, welcome to you. I'm Kavita from ATP Star. So today we are going to start a very interesting chapter that is based on your NTST syllabus. And you know students, it is basically very important topic. And which topic? Let's start. Which topic I just want to start? That is a French Revolution in Europe. That is your very important part of your history. And you know that students that many questions will come and rise from this chapter. इस चैप्टर में से बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आते हैं और आपको इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आपको बहुत ही क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसा कौन सा टॉपिक है। जी हाँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनटीएससी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये पहला हमारा टॉपिक है और हम इस टॉपिक पे पॉइंट वाइज पॉइंट आगे बढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है आपका नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से है। बेसिकली है क्या? नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड तो एनटीएससी का आपका ये टॉपिक है। बीट एनटीएससी का ये आपका एनटीएससी का ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका टॉपिक है 1804 द कोड ऑफ कंडक्ट। द कोड ऑफ कंडक्ट, जी हाँ, इसी को हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं। अच्छा, ये कौन से चैप्टर से? बेटा ये अपने चैप्टर नंबर 1 से है। दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका जो टॉपिक है उसी में से ये आया है, रिवॉल्यूशन। अच्छा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कनेक्ट होकर जो अपना 9th का चैप्टर 1 है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसी से कनेक्ट होके नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर को हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था और नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या था। अब देखो ये दोनों चैप्टर, वो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका 9th का है, ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है 10th का। अब हम इसको कोरिलेट करेंगे। सबसे पहले कोरिलेट इसलिए करेंगे क्योंकि जब तक हमारा 9th का ये चैप्टर और ये बेस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम इसको क्लियर नहीं कर पाते। इसमें लुइस 16 था। लुइस 16 नाम का एक नोबल था, उसने फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट, जी हाँ तीनों एस्टेट। अब आपको ये लगेगा ये एस्टेट क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट जो होते हैं ये बेसिकली एस्टेट ऐसे होते हैं जो लोगों की कैटेगरी है। जैसे अगर मैं फर्स्ट एस्टेट में रखती हूँ, फर्स्ट एस्टेट है, फर्स्ट एस्टेट में कौन से लोग रहते हैं? एस्टेट। कौन से लोग रहते हैं? क्लर्जी। क्लर्जी मतलब होता है जो चर्च में, यानी जो हमारे चर्च में पूजा वगैरह का काम करते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं या पूरे पुराने उसके ट्रेडिशंस को, रूल्स को, रेगुलेशंस को मानते हैं। और ये जैसे हमारे इंडिया में हम प्रिस्ट मानते हैं, जैसे पुजारी हैं, तो वहाँ पर ये क्लर्जी हैं। तो ये होते हैं फर्स्ट एस्टेट के। हाँ जी, तो फिर सेकंड एस्टेट के क्या होते हैं? सेकंड एस्टेट के जो बेटा होते हैं, सेकंड एस्टेट में आते हैं वो सारे लोग जो कि नोबल्स हैं। अच्छा, नोबल्स कौन होते हैं? नोबल्स कौन होते हैं? नोबल्स मतलब किंग और मोनार्क की फैमिलीज होती हैं, किंग्स और मोनार्क होते हैं। और अच्छा, थर्ड एस्टेट में कौन आते हैं? थर्ड क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है विच पीपल इंक्लूड इन थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट को भी बेटा दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो आता है इसका वो है अपर मिडिल क्लास। क्या? अपर मिडिल क्लास, जी हाँ। और थर्ड स्टेट का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या आता है? लोअर मिडिल क्लास।
जी हाँ, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास क्या होती है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। अपर मिडिल क्लास में बेटा वो सारे लोग आते हैं जो मिडिल क्लास से तो होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास में होने के बाद भी वो लॉयर्स हैं, एजुकेटेड पर्सनालिटीज़ हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो बहुत ही अच्छे घरानों से हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, अपर मिडिल क्लास। अब लोअर मिडिल क्लास में फिर कौन आता है, लोअर मिडिल क्लास में वो सारे लोग आते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, जिनके पास पैसा कम है, पूरे गरीब किसान, पुअर किसान, फार्मर्स। पुअर फार्मर्स के अलावा फीमेल्स की कैटेगरी उस टाइम जब रिवॉल्यूशन चल रहा था ना, तब फीमेल्स की कंडीशन बहुत रिजेक्ट थी, बहुत बेकार थी, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। अच्छा, तो फिर और कौन आता है, और वर्कर्स आते हैं, आर्टिशियंस आते हैं, वर्कर्स आते हैं, और बहुत सारे वो लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट है, ये आपका टॉपिक जो है वो आपको इससे जोड़ना है, जो 9th का फर्स्ट चैप्टर है। अब ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स जुड़ गई थी। अब क्या हुआ, लुईस 16 ने क्या करा था, लुईस 16 ने कहा था कि जो ये फर्स्ट स्टेट है और ये जो सेकंड स्टेट है, ये दोनों मिलकर टैक्स नहीं देंगे, ये दोनों मिलकर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टैक्स फिर देगा कौन, टैक्सेशन कौन देगा, कैसे चलेगा, स्टेट कैसे रन करेगा, जब टैक्स ही नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। जी हाँ, टैक्स देने वाले जो थर्ड क्लास के लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास एलाइट्स हैं। ये दोनों वो लोग थे जिनको टैक्सेशन पे करना था। टैक्सेशन पे करने की वजह से ये हमेशा नाराज होते थे कि हम लोगों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों, हम लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों। तो यहीं से स्टार्ट होती है, जब बहुत लड़ाई होती है, ये जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर है, बहुत लड़ाई वगैरह होती है, तो डेमोक्रेसी रीएस्टैब्लिश हो जाती है। उसके बाद जो है आपका 10th में नेशनलिज्म इन यूरोप से चैप्टर को कन्वर्ट करना है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जो डिक्टेटरशिप है उसका अंत होता है, लुईस 16 का भी अंत होता है, और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे डेमोक्रेसी आती है। फिर यूरोप में, फ्रांस के अंदर ऐसा क्या होता है, जी हाँ मैं बताती हूँ कि यूरोप में ऐसा क्या होता है। यूरोप में आता है नेपोलियन आता है। नेपोलियन कौन रहता है, नेपोलियन एक डिक्टेटर है। कौन है, डिक्टेटर। अब डिक्टेटर कौन होता है, डिक्टेटर वो इंसान होता है जो आर्मी से आया है, आर्मी से आया हुआ ये कैंडिडेट है, ये फ्रांस को होल्ड करता है, इसके पास पावर आती है। अब ये फ्रांस को होल्ड करता है, तो इसने 1804 में अच्छा, उसके लुईस 16 के बाद एक डेमोक्रेसी आती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फिर उसके बाद नेपोलियन की एंट्री होती है। फिर नेपोलियन जैसे ही आता है, उसने 1804 का कोड ऑफ कंडक्ट लॉन्च किया है, कोड ऑफ कंडक्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द merits and demerits of Napoleonic Code, and what is the other name of Napoleonic Code। तो आप नेपोलियनिक कोड का दूसरा नाम बताएंगे, 1804 द कोड ऑफ कंडक्ट। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बने रहिए हमारे साथ कि ऐसा क्या होता है, किसकी ड्रॉबैक्स भी होती है, किसकी अच्छाइयाँ भी होती है, और कुछ अच्छी चीज़ों के साथ साथ ये कुछ बुरा भी करता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ऐसा क्या बुरा करता है ये, ठीक है, ऐसा क्या करता है ये जो हमें या लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ऐसा ये करता है कि हम इस टॉपिक से कनेक्ट करेंगे इसको कि ऐसा क्या करता है, ही इज नेपोलियनिक, ठीक है। नेपोलियनिक कोड का दूसरा नाम 1804 द कोड ऑफ कंडक्ट है। आपको ये पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एनटीएससी का इस चैप्टर से, फ्रेंच जो नेशनलिज्म इन यूरोप है। अब जो नेपोलियनिक कोड है उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं,
तो पहले हम इसकी अच्छाइयों के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे। स्टूडेंट्स, इसके अच्छे पॉइंट्स ये थे कि जो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, ऐसे बहुत सारे लोग थे, उसमें से सिर्फ थर्ड एस्टेट वाले लोग ही देंगे। आप सोचो, दैट इज अ बिग डिस्क्रिमिनेशन। तो इसने प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यानी जन्म के आधार पर टैक्सेशन को में जो छूट दी जाती थी लोगों को, उसको करा कैंसिल, कि वो सब नहीं देंगे। अगर टैक्सेशन तो लेंगे बट इक्वलिटी रखेंगे, चाहे वो फर्स्ट एस्टेट के हों, क्लर्जी हो, चाहे वो नोबल्स हो, चाहे वो थर्ड एस्टेट के लोग हो, तो तीनों मिलकर ही टैक्सेशन पे करेंगे। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग देम। ये था आपका इसका पहला अच्छा पॉइंट। अच्छा, तो दूसरा ये था, यही है इसका फर्स्ट पॉइंट, रिफॉर्म्स इन द टेरिटरीज। फर्स्ट है, यहाँ पर है प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ये वाला टॉपिक आपका अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये वाला टॉपिक अभी एक्सप्लेन किया। इसके अलावा और भी कुछ अच्छे काम किए थे इसने। टेरिटरीज में रिफॉर्म किए थे। टेरिटरीज मीन बाउंड्रीज जो है, फ्रांस की जो बाउंड्रीज है उसको आगे बढ़ाया था, टेरिटरीज को आगे बढ़ाया था। फ्रांस जो है उसको बहुत आगे तक ले गया था। अब दूसरा, ये दोनों तो अच्छे काम किए। इसके अलावा इसने इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब देंगे। राइट टू प्रॉपर्टी वाले जो है ना, सिक्योर राइट टू द लॉ जो है, राइट टू प्रॉपर्टी का वो सिक्योरिटी है, सभी के पास है, मतलब कुछ इक्वलिटीज इसने रखी थी। तो ये तो इसका अच्छा पॉइंट था। जी हाँ, ही रिमूव्ड गिल्ट रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द टाउन। क्या इसने ऐसा किया कि लोग इससे बहुत इंस्पायर हुए। लोग इससे इसलिए इंस्पायर हुए क्योंकि जब एक व्यक्ति एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करने जाता है, ट्रेड करने जाता है, तो क्या होता है, तो बेटा ये होता है उनके साथ टैक्सेशन पे किया जाता है। यहाँ कोई हो सकता है स्टेट उनको बिजनेस नहीं करने देता हो, ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं, टाउन्स में रेस्ट्रिक्शंस थी व्यापार करने में, तो इसने उसको रिमूव कर दिया। तो आपको बेटा सेकंड पॉइंट याद करना है, बेनिफिट, यानी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में। अब थर्ड इसने क्या किया, ही लेड द स्ट्रेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट याद ही कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन में भी, हाँ जी हाँ, इसने ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत अच्छा काम किया। और क्या किया इसने, कम्युनिकेशन और बैंकिंग सिस्टम, इन सभी में बहुत ही अच्छे काम किए। तो जी हाँ, ये इसके कौन से पॉइंट्स हैं, ये इसके बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ इसने कुछ ऐसे बुरे काम किए हैं जो कि हमारी इंडियन हिस्ट्री में कभी नहीं भूले जा सकते। ऐसा इंडियन नहीं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में हम इंडिया वाले इसको याद कर रहे हैं तो कुछ तो फेमस पर्सनालिटी है ना, बिकॉज ही इज़ अ फेमस पर्सनालिटी, तभी तो वर्ल्ड इसको जानता है। वर्ल्ड किसको जानता है, जिसने कुछ किया है, तो इसने कुछ अच्छा काम किया, इसलिए हम लोग भी इसके बारे में पढ़ते हैं, तो आप लोग भी इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा वर्ल्ड पढ़ता है। ये क्या है ऐसी पर्सनालिटी की कुछ इतना सब कुछ अच्छा करते हुए भी इसके साथ क्या ऐसा बुरा हुआ, इसने ऐसा क्या बुरा किया। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ड्रॉबैक्स में अगर हम बात करते हैं तो इसने टैक्सेशन जो है इंक्रीज कर दिए। अब यहाँ तो इक्वलिटी कर रहा है ये कि सभी लोग इक्वलिटी के आधार पर टैक्सेशन पे करेंगे, लेकिन फिर गलत काम क्या किया, इसने टैक्सेशन की रेट्स बढ़ा दी। यानी टैक्सेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना है, बहुत सारे पैसे लेने, हर किसी को देने। अरे क्यों लेने हैं, व्हाट इज द रीज़न, बिकॉज ही वांट्स टू स्पेंड हिज टैक्सेशन और आर्मी। अच्छा, आर्मी पे क्यों बढ़ाना चाहता है ये टैक्सेशन, आर्मी के ऊपर इतना खर्चा क्यों करना चाहता है। जज करो, गैस करो, क्यों करते हैं हर कोई आर्मी में। देयर इज़ अ रीज़न। आर्मी में इसीलिए एक्सपेंड किया जाता है ताकि आर्मी जो है उस देश के लिए लड़े। तो नेपोलियन जो है वो यही चाहता है कि उसकी जो आर्मी है वो उसके देश के लिए लड़ाई करे। जैसे उसकी देश की आर्मी जितनी स्ट्रांग होगी उसका देश उतना फ्रांस स्ट्रांग होगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे स्पेंड करना चाहता है, सभी लोगों से टैक्सेशन की दर ज़्यादा, इक्वलिटी है लेकिन रेट्स ज़्यादा हैं, और वो सारा का सारा आर्मी के ऊपर स्पेंड करना चाहता है, बिकॉज ही वांट्स टू बिकम अ मोर एंड मोर पावरफुल पर्सनालिटी ऑफ फ्रांस। उसको बहुत शौक है लड़ाई लड़ने का और बहुत पावरफुल इंसान बनने का, इसीलिए वो टैक्सेशन बढ़ा देता है। दूसरा बुरा काम क्या करता है, सेंसरशिप। यानी होता है सेंसरशिप मतलब कोई भी जर्नलिस्ट, आर्टिकल्स, कोई भी मैगजीन्स वाला, कोई भी न्यूज़
वाला इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर इसके खिलाफ कुछ लिख लिया गया है तो उसको ये माफ़ नहीं करेगा, मतलब बैन कर दिया जनरल, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं लिखेगा। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शंस इनटू अ फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू, फ्रेंच आर्मीज में फोर्सफुली हर किसी कैंडिडेट को रखना है से, चाहे वो बिलोंग करता हो आर्मी बैकग्राउंड से चाहे नहीं, लेकिन आर्मी में हर फैमिली का कैंडिडेट जाएगा, इधर दे वांट और नॉट, अगर वो चाहते हैं तो भी जाएं, नहीं चाहते तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ईच पर्सन, कि हर फैमिली में से। तो ये ज़बरदस्ती क्या करता था, ज़बरदस्ती फोर्सफुली आर्मी में हर, क्योंकि आर्मी बढ़ाना चाहता था ऑब्वियसली, फ्रांस की टेरिटरीज को आगे बढ़ाकर जीतना चाहता था और बहुत पावरफुल और सक्सेसफुल बनना चाहता था। तो ये इसकी कुछ बुराइयां हैं। कन्क्वायर द रेस्ट ऑफ यूरोप, ये चाहता था मैं पूरे के पूरे यूरोप पे जीत हासिल करूं, क्या हासिल करूं, विनर बनूं, तो ये कन्क्वायर होता है पूरे यूरोप में। तो ये जी हाँ आपके ड्रॉबैक्स और पॉजिटिव जो इसके मेरिट्स हैं, रोल है नेपोलियन का, ये आपका बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और ये जो ड्रॉबैक्स हैं और जो ये पॉजिटिव हैं ड्रॉबैक्स हैं, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। तो पॉजिटिव में आपने प्रिविलेजेस बाय बर्थ, इक्वलिटी लाया, लॉ के आगे सब बराबर हैं। दूसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा काम किया। तीसरा इसने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया। फोर्थ इसने इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया। तो आपको इसके साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी पढ़ने होंगे कि ऐसे क्या ड्रॉबैक्स थे। सेंसरशिप टैक्सेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया, फोर्सफुली फ्रेंच आर्मीज में सबको डालना है, और क्योंकि पूरे यूरोप में कन्क्वायर करना है। तो ये थे इसके मेन बेसिक पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स में आने लायक है। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और आई होप आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और मोर एंड मोर सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल पे और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें कि आपके NTSC से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब करिए। वेल